सोशल पंडित में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 में आए हैं। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में जो चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं उसे फिर से देखते हैं। आज हम लोग नीति आयोग और निर्धनता एवं बेरोजगारी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नीति आयोग की। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी और इसी योजना आयोग को बदल के और अब इसका नाम 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि नीति आयोग और योजना आयोग दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों के ड्राफ्ट में नीति आयोग और जो योजना आयोग है दोनों के काम में बहुत ही अंतर है। जहां योजना आयोग भारत की सामाजिक अर्थव्यवस्था वाले देश में योजना आयोग का काम होती थी अर्थव्यवस्था का देखरेख करना, वहीं पर 1990 के बाद की जो भारत है उसमें समाजवाद की प्रभाव थोड़ा सा घटा है, तो नीति आयोग उसी पर काम करती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे काम करती है। चलिए बात करते हैं नीति आयोग से जुड़े और भी चीज़ों की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। वैसे ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है, करंट अफेयर्स के तौर पे भी और जीके के तौर पे भी कई बार पूछी गई है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि योजना आयोग में जो अध्यक्ष होते थे वो प्राइम मिनिस्टर होते थे, वैसे ही नीति आयोग में भी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर को ही दी गई है। लेकिन इसकी जो और भी चीज़ें और भी सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें राजीव कुमार वर्तमान में ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वैसे भारत में जो प्रथम नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछे जाते हैं वो अरविंद पनगडिया थे। अरविंद पनगडिया, ठीक है, अरविंद पनगडिया करके टंग किया जाता है और अरविंद पनगडिया भारत के प्रथम उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो राजीव कुमार। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है कई एग्जामिनेशन में। और अमिताभ कांत को सीईओ बनाया गया है, सीईओ बनाया गया नीति आयोग के। नीति आयोग के 2 पदेन सदस्य भी थे, जिसमें एक विवेक देवराय और दूसरे वीके सासवत थे। इसके और भी कई सदस्य, कई मेंबर्स होते हैं, मंत्रालय जो मिलती है, बड़े बड़े मंत्रालय से जुड़े रहते हैं लोग, वो भी होते हैं और स्टेट के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। नीति आयोग के बारे में कुछ और रोचक जानकारी मैं आपको अगर बताऊं तो ये प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को जन्म देती है। कहने का ये मतलब कि प्रतिस्पर्धा को ये जन्म देती है। जहाँ पे योजना आयोग सभी के लिए एक तरह की योजना तैयार करती थी, वहीं पर नीति आयोग एक प्रतिस्पर्धा के तौर पे इंडेक्स जारी करती है कि कौन से जिला या फिर कौन से स्टेट को किस तरह के अर्थव्यवस्था से जोड़ना है, या फिर वहाँ पे आर्थिक गतिविधि कितना विकसित हुआ है, कितना उनकी स्थिति अच्छी हुई है, इसके लिए एक इंडेक्स जारी करती है। और ये प्रतिस्पर्धा में कई जिला या फिर कई राज्य जो है वो विकास के जो चरम सीमा होती है उसको पाने का प्रयास करती है। दूसरी बार और बात किया जाए तो आकांक्षी जिला का मतलब ये हुआ कि किस जिला को कितनी आवश्यकता है, ठीक है, किस राज्य को कितनी आवश्यकता है डेवलप करने की, उनकी कितनी कमी है, ये देखरेख करके और सही तरीके से उसका पुनर्अवलोकन करके और उसके लिए काम की जाती है। योजना आयोग में इस चीज़ की काफ़ी कमी देखी गई थी, वो सभी के लिए एक तरह की योजना प्रस्तुत करती थी, जबकि नीति आयोग में इस चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया कि जो आकांक्षी जिला है, जिसकी जितनी ज़रूरत है, खास करके पिछले जिलों की अगर बात करेंगे, जो पिछड़ा हुआ है उसको वो लाते थे और एक ऑब्जर्वेशन के द्वारा और उसके लिए वो काम किया जाता था। तो नीति आयोग की जो 2 बड़े काम हैं, एक प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद और दूसरा आकांक्षी जिला का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तीसरी बात करें तो ये थिंक टैंक के रूप में भी काम करता है, पॉलिसी मेकिंग का काम करता है गवर्नमेंट का। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट प्रपोजल तैयार करके ही देता है कि आपको ऐसा करना है, ठीक है। उसके बाद विनिवेश का प्रस्ताव भी ये जारी करता है कि किस कंपनी को कहाँ बेचना है, कितना शेयर इसमें होनी चाहिए। पहले ये नहीं होती थी, क्योंकि भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तौर से गुजर रही है, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर पूंजीवाद हावी हो चुकी है। तो अब ये भी हमें देखने को मिलता है कि विनिवेश का प्रस्ताव भी नीति आयोग का एक मेन काम में से आता है। तो ये थी नीति आयोग से जुड़े हुए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका एक छोटा सा सार।
अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा निर्धनता एवं बेरोजगारी पे। सबसे पहले बात करते हैं कि निर्धनता पे, गरीबी। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, गरीबी। और जिसकी देख रेख अगर बात की जाए, गरीबी की बात की जाए, तो भारत में गरीबी की बात सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1870 में किया था। इन्होंने भारत में गरीब कितने हैं इसका आकलन किया था, एक सर्वे किया था, और वो सर्वे प्रस्तुत किया दादा भाई नौरोजी ने 1870 में। ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है, ठीक है। लेकिन अगर हम निर्धनता की बात करें तो निर्धनता का दो प्रकार होता है। एक तो निरपेक्ष निर्धनता होती है, दूसरा सापेक्ष होती है। निरपेक्ष का मतलब ये होती है कि अगर एक कोई देश है और उसमें एक बहुत अमीर लोग हैं और एक बहुत गरीब लोगों की एक समूह है, ठीक है। ऐसा जो अगर बात की जाए कि एक अमीर लोगों की समूह और एक गरीब लोगों की समूह है, तो ये सापेक्ष निर्धनता में होती है। निरपेक्ष निर्धनता में एक फिक्स की जाती है कि इतना से ऊपर के इनकम वाले लोग ये अमीर हो गए और इतना से कम इनकम वाले जो लोग होंगे वो गरीब हो जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाती है सापेक्ष निर्धनता की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अमीर और गरीब में फ़र्क किया जाता है। इसमें कोई मूल्य का निर्धारण नहीं किया जाता है। अगर भारत में अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो 25,600 कुछ रुपया भारत की प्रति व्यक्ति आय है। और दूसरी बात अगर हम बात करेंगे तो निर्धनता को देखने के लिए भारत में कई कमेटियां बनाई गई, जिसमें भारत में जो सरकार के तरफ से आर्थिक बजट तैयार करते हैं, जो आर्थिक सर्वेक्षण करते हैं, आर्थिक सलाहकार कहे जाते हैं, उसके अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर ने पहली बार ये बताया था कि भारत में निर्धनता की जो दर है वो 37.2% है। वर्तमान में अगर हम निर्धनता की बात करेंगे तो भले ही ये घट करके 21.4% हुई है, लेकिन अभी भी हमारे देश में जो गरीबी रेखा है, जो सर्वे आती है तेंदुलकर समिति की, उसमें आज भी हमारे जो देश है वहाँ पे जो शहरी गरीबी है वो गांव की गरीबी से कहीं ज़्यादा है। दूसरी बात अगर हम बात करें, टी लकड़वाला जो 1989 में इन्होंने निर्धनता को कुछ और तरीके से पेश किया। निर्धनता को पेश करने के लिए इन्होंने एक सिस्टम इन्होंने लाया कि कैलोरी ऊर्जा के उपभोग के आधार पर इन्होंने निर्धनता बताया, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि गांव में 2400 कैलोरी ऊर्जा और शहर में 2100 कैलोरी ऊर्जा अगर उपभोग कर रहे हैं तो वो व्यक्ति सही है। अगर उससे नीचे का उपभोग अगर होती है कैलोरी ऊर्जा में तो वो गरीबी रेखा से नीचे के लोग कहलाएंगे। निर्धनता की ये विशेष मापन शैली टी लकड़वाला ने 1989 में सुझाया था। और मैं आपको बताऊं तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि शहरी निर्धनता को जांचने के लिए कैलोरी ऊर्जा कितनी होती है, तो वो होता है 2100 और जो गांव की होती है उसके लिए होता है 2400। तो निर्धनता मापने की एक विशेष जो पहल है वो है हमारा कैलोरी ऊर्जा का उपभोग। अगर हम गांव में हैं तो 2400 कैलोरी ऊर्जा हमारी निर्धनता की एक पैमाना है। अगर हम शहर में हैं तो हमारी 2100 कैलोरी ऊर्जा निर्धनता का एक पैमाना होती है, ठीक है। तो ये थी निर्धनता से जुड़ा हुआ चीज़। और चूंकि निर्धनता है तो बेरोजगारी भी जरूर होगी, और भारत में कई प्रकार की बेरोजगारी है। चलिए जानते हैं हम लोग कि बेरोजगारी भारत में किस प्रकार की है। इस बेरोजगारी में सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी की, कंस्ट्रक्टिव अनएम्प्लॉयमेंट। संरचनात्मक बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो ये एक इस प्रकार की बेरोजगारी है कि आज कई ऐसे कंपनियां हैं जो प्रतिस्पर्धा के दौर में फेलियर हो जाती है, ठीक है। तो कंपटीशन के दौर में वो फेलियर होने के कारण उनकी कंपनी डूब जाती है और उस कंपनी में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। और इसे ही हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी के एक पैमाना में रखे हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी में वैसे बेरोजगार आएंगे जो प्रतिस्पर्धा को नहीं सह पाया और कंपनी डूब गई तो वहाँ के कामगार भी बेरोजगार हो गए। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा घर्षणात्मक बेरोजगारी की। अगर घर्षणात्मक बेरोजगारी की बात की जाए तो आज भारत में बहुत सारी डिमांड होती है और डिमांड की पूर्ति की जाती है, और घर्षणात्मक मतलब घर्षण की डिमांड की पूर्ति की जाती है, और उस पूर्ति के लिए भी कई रोजगार जो होते हैं वो सृजित होती है, और जब ये पूर्ति खत्म हो जाती है तो वो बेरोजगार हो जाते हैं।
तो डिमांडिंग बेरोजगार भी हमें हमारे देश में मिलती है और इसे हम लोग घर्षणात्मक बेरोजगारी की श्रेणी में रखते हैं। वैसे ये सब बेरोजगारी तो है ही, लेकिन भारत की वर्तमान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हमारी शिक्षित बेरोजगारी की। ये भारत की अभी सबसे बड़ी बेरोजगारी की सबसे बड़ा, अगर भारत में अगर बात की जाए किसी पर काम करना है तो वो हमारी सरकार को भी इस ओर ध्यान देना होगा कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हम लोग शिक्षित बेरोजगारी को जानते हैं कि होता क्या है। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब ये है कि वैसे लोग या फिर वैसे छात्र जो पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनको उस शिक्षा के मुताबिक रोजगार नहीं मिलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि कई लोग हैं, ग्रेजुएट हैं, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो पीएचडी कर रखे हैं और उन्हें कॉलेज में जॉब नहीं मिली, तो ये शिक्षित बेरोजगारी का ही रूप है। भले वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाए, भले वो इंटरमीडिएट स्कूल में पढ़ाए, लेकिन वो भी बेरोजगारी की ही श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनके एडुकेशन के हिसाब से उन्हें जॉब नहीं मिली। और भारत में इसकी परसेंटेज लगभग 90+ है। 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आप कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट करते हैं, शिक्षा के साथ एडजस्टमेंट, कि वो जैसी शिक्षा चाहते हैं, जैसी शिक्षा पाते हैं, उनको उस हिसाब से उस रेशियो से जॉब नहीं मिल पाता है। चलिए बात करते हैं खुली बेरोजगारी की। शिक्षित बेरोजगारी तो चलो ठीक भी है कि हम लोग शिक्षित बेरोजगारी पर थोड़ा सा काम मिल भी जाता है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, अगर कॉलेज में नहीं पढ़ा पाएंगे तो खुद का अपना एक प्राइवेट ट्यूशन होगी, यूट्यूब चैनल से भी पढ़ा सकते हैं, तो हमारे पास नॉलेज है। लेकिन ये बेरोजगारी का आलम बहुत ही निर्मम है, बहुत ही भयानक है। खुली बेरोजगारी, भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुली बेरोजगारी की है कि आज बहुत तो ऐसे लोग मिल जाएंगे जो रोजगार करना चाहते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। बिना काम किए हुए ही वो अपने घर पे बैठे रहते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं कि हमें कहीं पे काम मिले, और ये नहीं मिल पाती है। तो खुली बेरोजगारी की सिचुएशन डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। पिछले 5-6 वर्षों में अगर बात की जाए तो खुली बेरोजगारी काफ़ी बढ़ी है। अब बात करते हैं अल्प रोजगार की। अल्प रोजगार, आप समझ ही रहे हैं कि अल्प का मतलब ही होता है कम। काम मिला लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है, उतना काम में करके वो पूरा भरण पोषण नहीं कर सकता, पूरा परिवार नहीं चला सकता। तो भारत में अल्प रोजगार भी बहुत सारे हैं कि लोगों को आज काम मिला, कल नहीं मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा, या फिर काम मिला भी तो बहुत छोटा काम मिलेगा, बड़ा काम नहीं मिलेगा, तो अल्प रोजगार भी है। इससे भी ज़्यादा भयानक है अदृश्य बेरोजगारी, जो होती तो है लेकिन दिखती नहीं है। अदृश्य बेरोजगारी को भी हम समझते हैं। अदृश्य बेरोजगारी में क्या होता है कि जब एक काम करनी है और उस काम की स्टेमिना जो है वो 5 लोग उस काम को कर सकते हैं, और उस 5 लोग के जगह पे हम 15 लोगों से वो काम करवा रहे हैं, तो ये भी एक बेरोजगारी का ही रूप है कि 5 लोगों के काम करने वाले चीज़ों को हम 15 लोगों से करवाए, 20 लोगों से करवाए, तो यहाँ पे जो 10-15 लोग हैं वो बेरोजगार हैं। तो ये अदृश्य बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। और कुछ बेरोजगार तो मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत भी आती है, जिन्हें जॉब मिलती है लेकिन कुछ महीनों के लिए ही जॉब मिलती है। जैसे खासकर की बात किया जाए चीनी उद्योग की, चीनी उद्योग की जितने भी वर्कर है, या शिप उद्योग की बात किया जाए, जो शिप वर्कर होते हैं, इन लोगों का काम मौसम के अनुसार होती है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीनों के लिए होती है, पूरा वर्ष भर इन्हें काम नहीं मिल पाता है। तो ये तो थी बेरोजगारी, लेकिन बेरोजगारी से बचने के लिए कई बार सरकार ने कदम भी उठाया है, कई विकास कार्यक्रम को भी लेकर आया है, जिसमें हम एक कार्यक्रम की व्याख्या जरूर करना चाहेंगे, और वो है मनरेगा। मनरेगा एक ऐसा ही कार्यक्रम है जो बेरोजगारी को दूर करने का भारत सरकार का एक बहुत ही व्यापक प्रावधान है, जिसके अंतर्गत 100 दिनों का काम की गारंटी दी गई है। 100 दिनों की काम की गारंटी कि एक व्यक्ति को 100 दिनों का काम मिलेगा। काम 100 दिन मिलेंगे, वीक में 6 दिन से ज़्यादा उन्हें काम नहीं लिया जाएगा, और 7 घंटा काम उन्हें करना है एक दिन में। भारत सरकार ने यह भी इसमें प्रावधान किया है कि अगर किसी व्यक्ति को 15 दिनों तक काम नहीं मिलती है तो उन्हें भत्ते दी जाएगी, उन्हें खाने पीने के लिए जो होती है वो सारी चीज़ देंगे। तो भारत सरकार ने समय समय पर मनरेगा जैसे कई विकास के कार्य को किया है। इसकी जानकारी हम लोग लेंगे
अगले क्लास में भारत के विकासात्मक जो कार्य है इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट ही हमें और भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। धन्यवाद।